शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, छिन्न मस्ता नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है, चामुंडा स्तवंत ध्यानस्थ महादेव को जगाती है, रणचंडी स्वयं आकर के विजय तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध, रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध, तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की परी चढ़ा दी, और केवल 21 मिनट नहीं जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जा उड़ा दी। आवाज आई हैदराबाद से कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि 7 सुरों को मिलाकर एक नहीं बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वही भारत माता की जय बोले। क्या बात है, भारत माता की। जरा मुट्ठियां भींच करके दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। जय श्री राम। पद्मश्री और पद्म विभूषण मिले हुए हैं, फिर भी डर लग रहा है। वो मिल गई एयरपोर्ट पर, गौरव भाई के पास में गई मुंबई में, आमिर खान की बीवी, इनकी पीछे को शकल से पहचान लिया कि यही आदमी है लगा से नेताजी वाला। भाई बोले कि यार आप तो राष्ट्रीय कवि गौरव चौहान हो। उन्होंने कहा भी मैं वही हूँ। बोले कि मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट हमने उधर दे रखा है, वो उपाय बताएंगे। दद्दू के पास गई, दद्दू व्यस्त थे, अमेरिका में कोई शो बुक कर रहे थे। उन्होंने कहा अभी टाइम नहीं है, मुकेश के पास जाओ। फिर मेरे पास में आई, बोले डर लग रहा है। मैंने कहा आई एम नॉट पंडित प्रदीप मिश्रा, और मैं बागेश्वर धाम वाला भी नहीं हूँ जो कोई उपाय बताऊं। लेकिन फिर एक उपाय बताया, तो दोनों ने घूर के देखा, बोले पगड़ी इसीलिए पहनी है क्या? फिर एक उपाय बताया यार मित्रों। मैंने कहा कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो, आधार कार्ड पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो, इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। खाली तो इस बात पे बदलना कि उसने बदल भी लिया। अरे वाह, अरे मुकेश भाई वाह। रामलीला के मंच पर हूँ, एक उपाय बताना चाहता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ उन 2 बच्चों को जो रामलीला के भाग हैं, हिस्से हैं। और यहाँ बता यार, क्या रामलीला करते हैं आप लोग? क्या भरत मिलाप की धरती है ये? पूरे एनसीआर में फेमस है भैया यहाँ का भरत मिलाप। कमलेश भैया मुझसे ज्यादा अनुभवी है, लेकिन मैं बात कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एनसीआर में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है। बैठ जा भैया, बैठ जा। अहर्निश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। भैया राहुल जैन भैया ये गुलाबी कुर्ते में घूम रहे हैं, और ये दिन भर से इसी कुर्ते में दिख रहे हैं मुझे। भैया सैल्यूट है, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की। 2 बच्चों को जो भेजा था प्रांजल को, मैं अहर्निश लगन लगी थी उसे अभी परसों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन गया था, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ।
अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। मुगलानी ताज की बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी असलीम की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कार्य वेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब ने स्थान दिया। मीर मियां के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्लाह और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। लेकिन आपकी तालियों में वो शक्ति है कि मेरी बात को यहां से लेकर संपूर्ण राष्ट्र तक प्रचारित और प्रसारित कर सकती है। तब पंक्तियां कि यदि हाजी अली के घर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर सिर झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरफ भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास करना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना रामलीला का मंच एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए जरा। इसकी 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट कैसी हो। वाह 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 भाई जिंदाबाद। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पौरस की जो नतमस्तक कर रहे सिकंदर को, ये धरती राही सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा। अच्छा लगा? सच कह रहा हूँ मित्रों, मैं आपको जितना अच्छा लगा ना उससे 1000 गुना ज्यादा मुझे अच्छा है। वाह भाई वाह, भाई वाह। एक दिन नंद बाबा यशोदा माँ से प्रातः काल बतियाने लगे। एक दिन नंद बाबा यशोदा मैया से प्रातः काल बतियाने लगे। उठकर ब्रह्म मुहूर्त की बेला में दर्शन को द्वारिकापुरी जाने लगे। क्या है कोशिका का 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे नहीं पता यहाँ कर मैंने जो सुना केवल आपकी पंक्तियां आपका गौरव आपको सौंपना चाहता हूं, पीछे ले ना चौड़ा जाएंगे, क्योंकि वो वही विशाखा कुंड वही गोमती कुंड जो हमें द्वारिका में दर्शन होते हैं वो सब कोशिका में दर्शन हो रहे हैं। नंद बाबा यशोदा मैया से बतियाने लगे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठकर द्वारकापुरी दर्शन को जाने लगे। क्या सूझा गोवर्धनधारी उस कन्हैया को, उसने आदेश दे दिया महामाया भगवती मैया को, उसने आदेश दे दिया महामाया भगवती मैया को, तो सजन से लेकर संहार तक जीवन की समस्त धूरी को दिखा दिया। इसी भूमि पर नंद बाबा को साक्षात द्वारकापुरी को दिखा दिया। वो सुमोद भवा, वो सुमज्ज्वला है माँ भगवती इस नगर की अधिष्ठात्री, इसका नाम कोशिकला है। अरे वाह मतलब उत्साह हो उल्लास हो तब भाजपा मन में भावों का अतिरेक होता है।
खुशी का कोई भी अवसर हो, माँ भगवती का दुग्धाभिषेक होता है। हाथ कभी भी नीचे, एक बार उस माँ के मस्तक पर आपकी तालियों का अभिषेक करवाया। क्या बात है, क्या बात है। निश्चित रूप से दादा मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आपने वहां से कहा कि नई कविता सुनाई है। सच में कवि सम्मेलन की परंपरा आप जैसे लोगों के कारण जीवित है, जो नीचे बैठकर कुछ भी नहीं सुनती, केवल कविता सुनती है। हमें भूख रही है केवल ताली की, इसीलिए शब्दों की जुगाली की। कविता कहीं कोई बन पड़ी तो ये कृपा है उस माता की। पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है, परिधान पुरखों की निशानी है। मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना ये तेवर खानदानी है। विराट परंपरा है यार काव्य की, क्या बताऊं मैं ब्रजधारा को। कण काव्य व्याप्त है। और जहाँ पर डॉक्टर कमलेश बसंत क्या बात करते हैं, अभी पीएचडी करेगा तो किसी टॉपिक पर कर लेगा, लेकिन इस आदमी ने आचार्यों की दिनचर्या पर पीएचडी की। एक बार जोरदार तालियां। एक कविता पढ़ना चाहता हूं कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। बहुत घमंड था कुछ लोगों को, लेकिन मित्रों हम नमस्ते सदा वत्सले मात्र बोलने वाले लोग, हम तो दिया कथा कटियम कहने वाले लोग, हम प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता गाने वाले लोग, हम धर्मों लक्ष्य की रक्षित करने वाले लोग। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। हम वो कहते हैं कि कवि कुल में एक व्यक्ति जो राम पर पता नहीं आता, कुछ भी कथाएं कर रहा है। हाँ करना मैं, लेकिन मैं बाबा तुलसी के इस मंच पर हूँ। सूर्य की आरती सूर्य पर चढ़कर करोगे क्या? भरोसा किसी धुर्त वामपंथी को पढ़कर करोगे क्या? वाल्मीकि ने कह दिया जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, राम की व्याख्या तुलसी से बढ़कर करोगे क्या? अरे बाप के भाई, बाप बाप बाप, क्या बात कही। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। ये गौरव चौहान, भगवान की कसम मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस व्यक्ति के साथ जितनी बार कविता पढ़ी ना, मुझे ऐसा लगा कि आज सर्वाधिक आपने मेहनत करवाई। एक बार जोरदार ताली गौरव चौहान जी का यहाँ से। लेकिन ये तो चौहान है, 17 बार तक नहीं छोड़े। वाह, माफ करने की आदत है। कविता पढ़ना चाहिए। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। और इस कवि सम्मेलन का आधार कर सुनारी लाल जी तो कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि इसका वायर खराब है, इसको अपन बदल देंगे अगली बार। ये सुनारी लाल जी ने जो पढ़ा है, आपको यदि समझ में आया हो कि एक बार जोरदार ताली कवि सम्मेलन के आधारशिला रखने वाले। क्या बात। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। क्या बात है, वाह, बेश भाई जिंदाबाद, बहुत शानदार, वाह। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ। भैया आप पीछे से आगे आए, मुझे अच्छा लगा, हर आदमी को पीछे से आगे आना चाहिए, लेकिन मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूँ। मेरे नौजवान मित्रों को एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कोट ब्लेजर जींस टाई सब पहनता हूँ, लेकिन बात जब धर्म की आती है, अध्यात्म की आती है, संस्कारों की आती है, संस्कृति की आती है,
तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है और इससे अच्छा परिधान मुझे दूसरा कोई नहीं। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूँ। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, देवपा, जनका चरित्र हूँ। मैं चनक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूँ। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ। मैं सांदीपनि, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ। मैं विस्तारक, अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सजग बिंदु हूँ। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूँ। मैं क्षुवाकु, अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया, धरणी के उद्धार को अभिमन्यु बनकर सह जाता हूँ वेदियों के वार को। अश्वमेध, अश्व को रोकते लवकुश का ओज में, यशोधर्मा, हरिश्चंद्र, प्रतापी विक्रम भोज में गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का तापू, अकबर की क्रेट को धूल चटाने वाला में महाराणा। हाय हाय, यदि आपकी अनुमति हो तो 2-3 मिनट और पढ़ लूं। इसलिए पढ़ना चाहता हूं मित्रों की नहीं कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, सच में आ रहा है रहने दो। अरे सच में बहुत अच्छा है। नहीं वो लेकिन करना पड़ती है। लेकिन मित्रों आइए मैं कविता पढ़ता हूँ। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। इतने अच्छे सोचता है इसलिए मैं कविता पढ़ता हूँ। भाई अद्भुत अद्भुत। 492 बरस का संघर्ष जब फलीभूत हुआ, एक युद्ध जो समाज में लड़ा, उस युद्ध का पर्याय एक चित्र यहाँ पर लगा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र को उनका भवन, उनका घर, वो सबका साथ सबका विकास करने आया है। वो सबका साथ सबका विकास करने आया है। स्वर्णिम कथा को एक उपन्यास करने आया है। हल्के में ले लिया तुमने चाय वाले को, देखो चाय वाला शिलान्यास करने। बेटा संघर्ष 492 बरस का, जन्मभूमि पर दिव्य आलोक दे दिया, बना दिया काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, तत्पश्चात महाकाल लोक दे दिया। और हमने देखा आजाद ताजा उठे तो इसलिए उठना कोई बात कविता नहीं होती, लेकिन कविता से बड़ी हो जाया करती है। हमने 75 बरस की आजादी में देखा पहली बार ऐसा, हर व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा फहराने की आजादी मिली। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमने देखा आजादी के बाद पहली बार उड़ीसा का रहने वाला एक हलधरनाथ जो अपने तन पर केवल एक धोती लपेटता है, उसे पद्मश्री मिलता है। और हमने देखा, अरे बजे तालियां तो बजती रहे, मैं कुछ ऐसी बातें ही वैसी कर रहा हूँ जो राम राज्य की बात है। हमने देखा आजादी के बाद पहली बार ऐसा, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की एक भील महिला जो मानने बनाती है उसे पद्मश्री मिलता है। और हमने देखा आजादी के बाद पहली बार ऐसा 126 बरस के शिवानंद योग के क्षेत्र में उन्हें जब पद्मश्री मिलता है और वो पद्मश्री पुरस्कार लेने के लिए जाते हैं और वहां वो देश के प्रधान को देखते हैं, भाव विभोर होकर के उनके चरण छूना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का वो सम्राट अपने स्थान से खड़ा होता है और 126 बरस के उस बुजुर्ग के चरणों में
अद्भुत तो आप लोग हैं, अद्भुत तो आप लोग हैं। उस योगी बाबा के आगे मैनेजमेंट की सारी डिग्रियां धराशायी है। हमें कविता पढ़ना चाहता हूं। कविता के लोग बैठे हैं, एक बार मुझे ताली बजा के बताया। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। तो कोई बात नहीं। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा। तुलसी के मानस सरी का भला कौन सा उपन्यास देखा। राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा। सारन की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा। लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं। मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैंने भैया पीले कुर्ते आप चोटी रख रहे हो, लेकिन इस बच्ची के सम्मान में एक बार ताली बजाना है। इसने इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाया। मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। और क्या क्या देखा भैया, आप अध्यक्ष महोदय ठाकुर साहब, मेरे युवा मित्र, मेरे पिता तुल्य लोग सदन में बैठे हैं। दुनिया के सबसे बड़े खानदान के बारे में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। और मैं एक साथ जो पढ़ रहा हूँ, मैंने अनरण्य प्रथो धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे। योनास को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा। मान घाटा को अश्वमेध यज्ञों के प्रतिमान करते देखा। सुसंधि ध्रुसंधि भरत असीत का धरा पर आना। सगर के 7,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना। असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से कुपुत्र के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना। अनायास ही फिर सूर्यवंश का रघुवंश कहलाना। संखान प्रवर्ध अम्बरीश की धर्म निष्ठा देखी। नहुष ययाति नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी। आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे। सरयू उठलाकर बोली, अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या अद्भुत होता है। सरयू उठलाकर बोली, अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। मैं सरयू का तट, मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। क्या है राम मित्रों, हमारे घर परिवार में रोज देखते हैं, पढ़ते हैं कि सगे भाई ने 2 फुट जमीन के लिए अपने भाई की हत्या कर दी। एक पिता से उसका पुत्र 8 बरस से बात नहीं कर रहा है। काका के घर भतीजा नहीं जा रहा है। बुआ अपने भतीजे के घर पे नहीं आ रही है। मौसी के घर उसका भांजा नहीं जा रहा है। यदि हमारे परिवार में कुछ ऐसा हो तो कल सुबह ही मना लीजिएगा। दशहरा और दिवाली समाप्त कर दीजिएगा मन के वो कड़वे मेल। हम कौन लोग हैं? एक भाई वनवास से कोई लेना देना नहीं था, पर चल दिया पीछे पीछे यार। और जिसके लिए वनवास मांगा गया, जिसके लिए राजपाट मांगा गया, उसने अयोध्या में कदम ही नहीं रखा। और मैं 4 पंक्तियां जब वृंदावन में ब्रह्म पूजा दीदी मां साध्वी कमरा जी को मैंने ये पंक्तियां सुनाई। कमलेश भैया सत्य घटना मैंने सुनाई। दीदी मां ने कहा कि और पढ़ो, मैंने फिर सुनाई। फिर उन्होंने कहा फिर से पढ़ो, मैंने फिर पढ़ा। मित्रों 7 बार उन्होंने इन पंक्तियों को सुना। फिर मुझसे कहा, आपको समझ में आया मैंने इतनी बार क्यों सुनी है? और जब उसका अर्थ मैंने समझा तो सच में आज तक रोमांचित हुआ। और रोमांच में आपको देना चाहता हूँ, कौशिक कला को देना चाहता हूँ, राम भक्तों को देना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और इस बैनर के नाम क्या चित्र लगाया है सच में अद्भुत। सैल्यूट है समिति को। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। भाई के विरह में व्यथित जग शत्रुघ्न देखा। लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा। तुम्हारे सिकंदर सिकंदर शब्दों को लिखे। मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। हाय 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 हाय। ये एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा करें, आशीर्वाद।
अरे मुकेश भाई जिंदाबाद यार, कमाल कर दिया। हाँ, 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 हाँ। क्या कह दिया तारीफ में अंदाज से परे, मेरी ये हैसियत है मुझको खबर न थी। मैंने गजल लिखी तो चर्चे शहर में थे, जिनको गजल लिखी उनको खबर न थी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ समूची कार्यकारिणी का, रामलीला कमेटी का। नाम नहीं ले पाया, मैं भी ट्राई करता हूँ। भगवान श्री राम गए समुद्र के किनारे, पत्थर उठाया, उस पर लिखा राम। पत्थर को पानी में छोड़ा, पत्थर डूब गया। सुग्रीव जामवंत हंसने लगे। राम को थोड़ा सा गुस्सा आया, फिर उन्हें लगा शायद नाम लिखने में कोई मिस्टेक हुई है। उन्होंने देखा नल और नील इस पर श्री राम लिख रहे थे, लेकिन अपने नाम के आगे श्री कैसे लगाऊं। फिर भी प्रभु ने अपने नाम के आगे श्री लगाया और पत्थर पर लिखा श्री राम। पत्थर को जैसे ही पानी में तैराया, पत्थर फिर डूब गया। अब की बार लक्ष्मण हनुमान सब हंसने लगे। रामचंद्र जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, बोले तुम हंसते हो? नल और नील मेरे नाम के लिखे पत्थर तैरा रहे, वो तैर रहे, मैं तैरा रहा हूं, डूब रहे। अब की बार हनुमान जी बोले प्रभु, जब आप किसी को हाथ में लेते हैं वहां तक ठीक है, अपने हाथ में रखते हैं वहां तक भी ठीक है, लेकिन जब आप किसी को अपने हाथ से छोड़ देंगे उसका डूबना निश्चित है। अब आगे की बात सुनो। रावण को पता लगा राम के लिखे पत्थर नल और नील तैरा रहे। रावण की सेना ने कहा लंकेश, आपकी नाक कट रही है, थूथू हो रही है। रावण भी गया समुद्र के किनारे, पत्थर पर लिखा रावण। पत्थर से कुछ कहा, पत्थर को तैराया, पत्थर तैर गया पत्थर। जय जयकार हो गई लंका में, लंकेश की जय हो। रावण नाम के लिखे पत्थर तैर गए। वाह! मेरे निवास में रावण गया। मंदोदरी ने कहा स्वामी, तुम्हारी औकात मैं जानती हूं, सच बताओ क्या किया। रावण ने कहा मंदोदरी, मैंने पत्थर को उठाया, उस पर लिखा रावण, उसको अपने मुंह के पास ले गया और उससे कहा तुझे राम की सौगंध, पानी में तैर जा। इस मंच को प्रणाम करता हूं, कमेटी को प्रणाम करता हूं, इस नगर को प्रणाम करता हूं और एक रचना में देता हूं। मुकेश भाई ने जो माहौल दिया, एक छोटा सा गीत जिसे आपने जी न्यूज पर सुना हो, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा। सुनिए, भगवान राम क्या है। राम का मंदिर आज से नहीं 30 वर्ष से प्रतिदिन बन रहा है। मेरी पंक्तियां देखना। स्वागत भैया। कि बहे धर्म की अविरल धारा, अरे बहे धर्म की अविरल धारा, रघुकुल के पैगाम की जय। बहे धर्म की अविरल धारा, रघुकुल के पैगाम की जय। तार रहे अपने भक्तों को सियापति प्रभु राम जय हो। सियापति प्रभु राम की जय। बंद सुनना। राम मंदिर की घोषणा हुई, कण कण झूम गया कि केसरी घाटी के रंग राममय है तरंग, हिंद रत्नाकर भी गीत गुनगुना रहा। हिमगिरी का किरीट बिंद और अरावली झूम झूम कर आज राम धुन गा रहा। हिमगिरी का किरीट बिंद और अरावली झूम झूम कर आज राम धुन गा रहा। तो भागीरथी नर्मदा कालिंदी का श्रेयस नीर राम के स्नेह को जहान में लुटा रहा। और हर एक राम भक्त आस्था की शिला लिए हर दिन एक राम मंदिर बना। हर एक राम भक्त आस्था की शिला लिए हर दिन एक राम मंदिर बना रहा। तो स्वप्न हुआ साकार हमारा, आज स्वप्न हुआ साकार हमारा, धर्ममयी संग्राम की जय। तेरा रहे अपने भक्तों को सियापति प्रभु राम की जय। प्रभु राम की जय। अगला बंद देखना। लोग कहते हैं भगवान राम अयोध्या में हैं,
मेरी दृष्टि क्या कहती है, भगवान राम कहाँ कहाँ है। सुनिएगा और इसको अपनी झोली में रखिए। सुनिए कि चंद्रमा की रश्मियों में शीतला प्रवाह और दिव्य भास्कर में भी राम का प्रकाश है। कि शीतला चंद्रमा की रश्मियों में शीतला प्रवाह और दिव्य भास्कर में भी राम का प्रकाश है। पशु और पक्षियों में वात्सल्य राम जी का, पुष्प की सुवासिता में राम की सुवास है। पुष्प की सुवासिता में राम की सुवास है। तो सिंधु की गंभीरता में राम जैसी धीरता है। सांध्य दीपकों की लौ में राम की उदास है। और क्षमादान धरती का राम जी के चक्षुओं में यस है सुमेरु सा विराटता प्रकाश। यस है सुमेरु सा विराटता आकाश है। तो पत्थर भी तिर जाए जिनके, अरे पत्थर भी तिर जाए जिनके, ऐसे पावन नाम की जय। और तिरा रहे अपने भक्तों को सियापति प्रभु राम। और अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भैया बस भाई कि जिन सपूतों से है ये महकता चमन, जिन सपूतों से है ये, जिन सपूतों से है ये महकता चमन, जिनकी गाथाएं गाए धरा और गगन, कि माटी का कर रहे जो सदा चमन, उन शहीदों के चरणों में सौ, उन शहीदों के चरणों में सौ सौ। मैं मानता हूं कि आप थक गए हैं, लेकिन अच्छी पंक्तियों पर ताली नहीं आए तो ये आपकी निष्क्रियता कविता का अपमान है, मंच का अपमान है। मैं चाहता हूं इन शानदार पंक्तियों पर सबकी तालियां उठे। ये शिथिलता न दिखाएं, भैया ये अंतिम समय में कमजोरी मत दिखाएं। युद्ध के अंतिम क्षणों में वीर जो होते हैं थकते नहीं है। ये कवि सम्मेलन का अंतिम भाग है, तालियां बजाते हैं। मुकेश भैया बहुत धन्यवाद। ये मुझे भाई साहब कहते हैं, मैं इनको भाई साहब कहता हूँ। आज तक पता नहीं बड़ा कौन है, दोनों साड़ू भाई दिल से दोनों बड़े। सुनिए कि बर्फ से भी लड़ा चोटियां चढ़ गया, बर्फ से भी लड़ा चोटियां चढ़ गया, शत्रु के दंभ को पल में तू गढ़ गया। तूने कुर्बानी दी जिस वतन के लिए, तेरी कुर्बानी पर ये वतन लड़ गया। ओ तेरी कुर्बानी पर ये वतन लड़ गया। तो हंसते 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 तिरंगे का ओढ़ा कफन, उन शहीदों के चरणों में सौ सौ नमन। उन शहीद। अगला बंद देखिए, लड़ाई जारी है कि नक्सलों से लड़े हिजबुलों से लड़े, नक्सलों से लड़े हिजबुलों से लड़े, कायरों से लड़े बुज़दिलों से लड़े, कायरों से लड़े बुज़दिलों से लड़े। कौन समझे सिपाही के जज्बात को, कब तलक घर के इन भेदियों से, कब तलक घर के इन भेदियों से लड़े। कि मातृभूमि को अर्पित है तन और मन, उन शहीदों के चरणों में सौ सौ नमन। अंतिम स्पर्श जी, इसको संभालिएगा। सेना की शहादत हो जाती है। लोग कह देते दे दिए 20 लाख और क्या चाहिए। नेता कह देते बीबी को नौकरी मिल जाइए, अब चाहिए क्या। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि सेना होती ही इसलिए है। मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे मैं कपिल सिब्बल की बात कर रहा हूं। जी स्वागत। कि देह पूरी लड़ी, पूरी वजनदारी के साथ संभालिए इन पंक्तियों को। देह पूरी लड़ी बस मिली बोटियां, देह पूरी लड़ी
बस मिली बोटियां इस शहादत में खेली गई गोटियां, इस शहादत में खेली गई गोटियां। तेरे घर पे न चूल्हा जला 20 दिन, पर सियासत में सेकी गई। सबकी तालियां, सबकी तालियां, वाह 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 वाह। तेरे घर पे न चूल्हा जला 20 दिन, पर सियासत में सेकी गई रोटियां। तो जिनके ईमान से, जिनके ईमान से खिल रहा अंजुमन, उन शहीदों के चरणों में सौ नमन। एक बार सब लोग हाथों पर उठाकर शहीदों के सम्मान में एक बार तालियों का अभिनंदन। अरे इसको साइज का कर। भैया ये कम काम नहीं है। नहीं छोड़ दिया मैंने। इतना मेहनती आदमी कहाँ मिलेगा? 50 किलो वजन लेके कुल्ली जाता है, 200 रुपए मांग लेता है। 2 कुंटल वजन लेके सुबह से शाम तक घूमता है। मस्ती को मैं आपको एक देसी संस्कारों से हासिल निकाल के देता हूँ। सुना मस्ती में अंग्रेजों की, और वो अंग्रेज अभी छूटा नहीं मेरे हाथ से, छोड़ूंगा भी नहीं इसे। हाँ, तो वो क्या है कि वो अंग्रेजों की और हमारी जो संस्कृति है उसमें अंतर है। जैसे अंतर क्या है कि अंग्रेज जब गा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो भी रहे होते तब भी ऐसा लगता है गा रहे हैं। कैसे? मैं बताता हूँ, ज्यादा जल्दबाजी मत करें। बहुत जल्दबाजी मत करें, जल्दबाजी में ही तू बाहर आ गया। नहा धो के आता नहीं, नहा धो के आता, आया धोया नहीं है। तुम यार किसी भी बात को गलत क्यों समझते हो? तो क्या है, अब हमारे उनमें अंतर है। जैसे आप कभी भी कोई अंग्रेजी सीढ़ी लाना, फसाना, ऐसा लगता है साले रो रहे हैं। मैं पिछले दिनों की बात बताता हूँ आपको। मैं यूके गया था, तो वहाँ स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, हमारे 2-3 प्रोग्राम थे। तो उन्हीं मेरा एक दोस्त रहता है बड़ा पुराना, बॉलफिंग सिंह, बर्मिंघम में। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। आप अग्रवाल साहब मेरी तरफ यूं क्यों देख रहे हैं? अरे हिंदी में उसका बाप मर गया। तो उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। मैंने कहा यार इंडिया में आता होता तो मैं आता नहीं। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, पीछे तक मुझे बताना। हम एक संस्कार, भारतीय संस्कारों के लोग हैं। अगर हमारे मित्र में, मित्रता में, कहीं रिश्तेदारी में, जान पहचान, प्रीत में कहीं कोई कमी हो जाती है तो हम अफसोस करने जाते हैं। यहाँ क्या कहते हैं अपने उसको, फिर कहीं कहते हैं फिरने जा रहे हैं, कहीं बैठने जा रहे हैं, पता नहीं। हाँ, उसके लिए जाते हैं ना। तो मैंने कहा यार मैं इंडिया में होता तो आता नहीं, यहाँ आया हुआ हूँ तो चलता हूँ। सरदार जी मेरे संग में थी, सामने बैठी भी। अब तू मुझे याद दिलाएगा इस बात में? ऐसी बात नहीं है, मैं जब से हूँ उसी पर नजर है मेरी। मैं ये तो अपनी अपनी बात है भैया, मैं ढीली ना छोड़ूं। सरदार जी ये सत्ता कैसा है? सुनना मस्ती में संस्कारों से हासिल कर देता हूँ। सरदार जी मेरे संग में थी, बोले जी मैं भी चलूंगा। चल, चले गई। अब जिसका फादर एक्सपायर हुआ था बॉलफिंग सिंह, वो खड़ा हुआ। अंग्रेज अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा आया, योर फादर हैज डेड, आई एम वेरी सॉरी।
अच्छा मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? भैया सरदारनी शुरू हो गई। अरे तू कहाँ चला गया रे, मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली, साले हमारा बाप मर गया है और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। ये पल्ले ये हकीकत बात है। मैं ये सच्चा के साथ। अब ये बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे दोनों बैठे हुए हैं जो रामलीला में काम करते हैं। बैठे ही क्या? बैठे। खुश रहो बेटा, खुश रहो, करते रहो। क्या स्वरूप बनते हैं? राम और सीता। भैया प्रणाम है। मैं छोटा था जब पंजाब में रहता था, रामलीला एक हमारे यहाँ भी होती थी, और वो मास्टर ऐसा बदमाश था कि हमको बंदर ही बनाता था। मैं सही बता रहा हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, क्या उन्होंने मुझे हनुमान बना दिया, हनुमान जी बना दिया। अब बच्चे बच्चे कर रहे थे सब, तो वो मुझे ले गए और ये बताया, उससे वो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते। सत्या कैसा बता रहा हूँ ये बिल्कुल। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, भगवान राम विलाप कर रहे होते हैं, तो फिर वो हनुमान जी बूटी लेकर के आते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि एक पेड़ वो लगा के उसमें बूटी का रूप दे करके और एक कमरे में स्कूल के में रख दिया था। तो अब वो विलाप करने लग गए, विलाप करने लग गए, तो कि जाओ, जामवंत ने कहा हनुमान जी बूटी लेकर के आओ। वो सुखैन वैद्य आ जाते हैं, वो बताते हैं जाओ हनुमान जी बूटी लेके आओ। तो मैं बूटी लेने चला गया, मैं गलत कमरे में घुस गया। ये सत्या कैसा बता रहा हूं मैं आपको। मैं गलत कमरे में घुस गया, अब मुझे वहां बूटी नहीं मिले, मैं लौट के कैसे जाऊं? अच्छा वहां भगवान राम जो है वो विलाप कर रहे, तो क्या हुआ, मेरे और तो कुछ दिमाग पर उस समय यही काम किया, एक ईंट का टुकड़ा मेरे पल्ले पड़ गया, तो मैं बोई लेके चला आया। अब वो उनने पकड़ के मास्टर साहब जो हमारे थे पीछे से प्रॉम्प्ट करते थे, उन्होंने पकड़ के खींच के दो दी मेरे कान पे, क्या ये बूटी ले गया? तो मैं रोने लग गया और बूटी लेके आया। तो जब आना था नहीं आना था कोई समझ नहीं, थप्पड़ पड़ गई ना, तो मैं पहले ही बूटी लेके आ गया। अब भगवान राम जो थे वो स्वरूप जो थे वो बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा यार ये जल्दी कैसे आ गया चौपाई पे आके? तो उन्होंने कहा आओ बजरंग बली बूटी ले आए, पर तुम रो क्यों रहे हो? अब देखिए मेरा भी दिमाग सुनना, ताली बजाना पिछला कुछ बोला तुम रो क्यों रहे हो? मैं कहीं महाराज मैं बूटी उखाड़ रहा था तो मिट्टी आंख में पड़ गई। सच्चा किस्सा है, लेकिन सर क्या क्रेज होता था। हे प्रभु हमको अपने बंदर ही बना लेना, लेकिन हमें बना जरूर लेना। बड़ा क्रेज होता था उस समय। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अब ये बता रहा था कि रात को इतनी देर तक जगते होंगे कोसी के बच्चे। नहीं हंसने आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कहीं भी बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे पढ़ लिख जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। तो मैं कहा बेटा सरदार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खा के पढ़ा लिखा था? मैडम की बात मानता था।
और मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। सच्ची बात है। मैंने कहा बेटा कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लगे। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू तो कह रहा था मेरा सिर ऊंचा कर। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दी। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। क्योंकि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से। और 47 में हो गया। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका? तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान है। पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा। ओ लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, एक बढ़िया मैं अपने बचपन से एक हाथ निकाल के देना चाहता हूँ आपको। अब ये बच्चे बैठे हुए छोटे छोटे, एक ही युग था। मेरी उम्र के लोग जो बैठे हुए हैं, मुझसे बड़े जो बैठे हुए हैं, वो समझेंगे इस बात को। वैसे आप भी समझेंगे, आप संधि पे पैदा हुए, हम युग संधि पे पैदा हुए हैं। हमारी समस्या ये है कि हमें जो 100 साल पहले सब परंपराएं थी वो भी इन बुजुर्गों के साथ जीनी पड़ती हैं। और हमारे नए बच्चे बिल्कुल आधुनिक युग के हो गए, हमें उनके साथ भी उनकी परंपराएं भी जीनी पड़ती हैं। हम युग संधि में जन्मे, ये बात आपको देर तक समझ में आई। जब इन पीछे वालों की नहीं आई तो आपकी क्या है? आ गई थी दिखी तो नहीं भैया। क्या है, एक जमाना था है। आज क्या है, स्कूल हो गई, एसी स्कूल हो गई, एसी बस हो गई, अपनी गाड़ियों से लोग छोड़े आते हैं। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, हम तो पैदल पैदल स्कूल जाया करते थे, पैदल पैदल। हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया। मुझे तो लेने के लिए मेरे हेड मास्टर साहब 4 हट्टे कट्टे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरे हाथ और डंगा डोली करके सीधे स्कूल में जाकर पड़ा। अच्छा मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेकर के स्कूल जाया। हालांकि ये सीन आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। अरे ये मिड डे मील खा के जाता है, लौट के नहीं आता है। तो क्या है, अच्छा मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मेरे घर में साइकिल थी, पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते। कहते थे तू कैंची फंसाता है। हालांकि मैं तो अब तक भी कैंची फंसाता हूं। कहते तू कैंची फंसाता है, आधे पेडल मारता है, इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। साला आज तक मेरी समझ में नहीं आया साइकिल में कुत्ते कहाँ होते। मैं समझता था ये गली मोहल्ले के कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो जब मैं साइकिल चला के लाता था और कुत्ता बैठा देख लेता था तो पूरे पेडल मारने लग जाता था कि कहीं बेचारा कुत्ता खराब न हो। हालांकि साइकिल एक ऐसा यंत्र है कि जिस दिन से बना है उसके सीखने के कोई 3 कायदे। पहले कैंची, फिर वो डंडा, और फिर ऊपर गद्दी पे से चलाना सीखा था।
और जब डंडे पे से चलाना सीखा करते थे और कभी कभी पैडल पे से पैर से हाय 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 15 मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रहती थी। आज भी साला नेटवर्क लाल बन जाता है। तालियां बजाओ पीछे से ऑब्जर्वेशन है। क्या है दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं, ये देश गुरु और शिष्य का देश है। यहाँ द्रोणाचार्य जैसे गुरु और एकलव्य जैसे शिष्य होते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से जब अंगूठा मांग लिया तो उसने सहर्ष खुशी से अंगूठा काट करके उनके चरणों में समर्पित कर दिया। ये गुरु और शिष्य का देश है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि अगर कोई गुरु बच्चे में थप्पड़ मार दे, डांट दे, तो पेरेंट्स जो है शिकायत लेके चले जाते हैं। ये गुरु और शिष्य का देश है। एक एक हाथ खड़ा करो, तालियां बजाओ, जब आगे की बात बताऊंगा। कुटाइयां हमारे जमाने में होती थी। हाय 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 हाय, क्या क्या कूटे जाते थे। दादाजी सही बताना, गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाँ, कुटा हुआ बैठा है। बड़ी कुटाइयां होती थी और मास्टर भी नए नए कूटने के तरीके निकाला करते थे। गुरु और हम कूट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज्यादा कूटते थे। तो साले तेने कुछ किया होगा ऐसा। हाँ, एक बढ़िया संस्मरण सुनाता हूं। हमारे एक मास्टर होते थे कान सिंह बाटी, बड़े कूटू किस्म के। हम लड़के उनको कूटक यंत्र बोला करते थे, बहुत कूटते थे। अच्छा, उनके कूटने का एक नया स्टाइल था। जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था तो पहले उसकी तरफ मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, फिर वो कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बताता था तो कूटते थे। ऐसे नहीं कूटते थे। हमारा जो स्कूल था उसके बीच में आंगन का पेड़ था, उसका नीम का, उस आंगन में नीम का पेड़ था। तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बता। 17 पहाड़े तो जानते होंगे, तो पहाड़े पूछते 17 का पहाड़ा। मैंने कही सर नहीं, तो चलो नीम के नीचे। ले गई और कूटा। मैं कूट के घर आ गया। तो आप जानते होंगे पहले 25 तक पहाड़े याद कराए जाते थे। मैंने भी 25 तक पहाड़े पर रट्टा बांध लिया। मैंने कहा अब देखता हूं इस कान सिंह बाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गई। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं, तो चलो नीम के नीचे। पीछे तक तालियां बजाना मेरे अंदर बचपन से बुद्धि है। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। चलिए दोस्तों, आपका मनोरंजन हो गया। इतनी देर हंसे आप। हंसी बड़ी नियामत है दोस्तों। एक बात कहना चाहता हूँ, मातृशक्ति बैठी होंगी, आपने भी बचपन में देखा होगा। पालने में जब बच्चा छोटा सो रहा होता है तो वो सोते सोते हंसने लगता है, सोते सोते रोने लगता है। हंसी एक संवेग है जो परमात्मा ने हमारे जन्म के साथ हमको दे करके भेजी, लेकिन हमने खुद इतने जंजाल इकट्ठे कर लिए आज कि प्रोग्राम
काम कराए जाते हैं, चुटकुले सुनाए जाते हैं, तब हमें हंसी आती है, वरना हंसी हमारे जन्म के साथ थी, जो हमें हर वक्त खुश रहना चाहिए। सौ मर्जों की एक दवा है दोस्त, हंसी। एक बात कह के जाना चाहता हूं मैं, सुनना, अगर आपका कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन अगर मेरी बात आप साथ रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों, बंद होठ बात समझना और समझ में आ जाए और आप मेरी बात को माने तो पीछे तक हर व्यक्ति हाथ खड़े करके ताली बजा करके मुझे बताना कि मेरी बात को आप मानेंगे। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। वो ये जो तुमने बताई थी। अच्छा सुनो, रात के इतने बजे तुम रोज बोलते हो क्या? थैंक यू भैया, आपने मेरी बात को माना और आप इसको धारण करके रहना। मैं आपको कहता हूँ आपका कोई काम जीवन में खराब नहीं होगा। दोस्तों, वो कह रहे 12 बज रहे हैं, जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़ाए जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो एक हमारी आइडेंटिटी है। ये आकर के कहे कमलेश कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे पीछे तक अब आपकी तालियां चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वह मस्ती अपने आप उत्पन्न। जिंदाबाद। इसका एक उदाहरण बताऊं, समझ में आ जाए तो मुझे बताना। अब मुझे पता है कि आप मेरे लायक हो गए। अब एक हाई IQ का जोक सुनाता हूँ, सुनना मस्ती। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो इधर बैठा है। सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई, वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली, गॉड ने बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने बच गया, उतारो। अब गुरु हिंदू, देखो माइथोलॉजी से हाथ निकाल के दे रहा हूँ, मस्ती रहना, IQ थोड़ा ऊंचा करना समझ को, फिर आपको ज्यादा मस्ती आएगी। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनकी अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई अब IQ ऊंचा करना। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हो, तुम उनको मनाओ। उनने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आ, रुक गया। बोले भाई इनकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, समझ में आ जाए तो। भोलापन और बहादुरी। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को
फिर से लाइन में लगाओ। भाई हाथ खड़े करो और जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा पता नहीं क्या हो जाता है हमें देखते। मैंने यहाँ फल वाले से पूछा ये केले कैसे दिए, बोले 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दी। अब बताइए अब उसमें हम क्या करें। मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है, बोले 5 रुपए का ही। मैं चल 10 के 2 दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का ही। बैठ लो यार। अच्छा जाओ, नहीं जाओ 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 जाओ, 2 आदमी बैठ सकते हैं उस जगह पर। ठीक है सर, ठीक है। तो वो तोता बेच रहा, ब्रजभाषा सुनाता हूँ, ब्रजभाषा की मस्ती सुनना। तो वो तोता बेच रहा, उनके ये कितने का है, बोले 10,000 रुपए का। बोले ये कितने का है, 20,000 का। बोले ये 3 लाख का। 3 लाख का तोता? हाँ। बोले कैसे, कि ये 3 भाषाएं जानता है। बोले कौन कौन सी, एक तो अंग्रेजी, एक हिंदी और एक ब्रजभाषा। चेक करेंगे, बोले कर लो। तो उन्हें अंग्रेजी में पूछा व्हाट्स योर गुड नेम, तो बोला माय नेम इज मिट्ठू। अरे बोले अंग्रेजी जानता है। बोले हिंदी में पूछा तोता तुम्हारा क्या नाम है, तोता बोला श्रीमान जी मेरा नाम मिट्ठू है। उन्होंने ब्रजभाषा में पूछा त्यो का नाम है, तोता बोले ते अम्मा खसम। सुसरत कोई बार बता दी, समझ में आया ही। सकल्ले भाई साहब ये टांगने ऐसे बैठे, तुम तो जैसे मेंटेनेटर है, हम में बैठे। नहीं आदत आदमी को हो जाती है तो जाती नहीं है। सही में आदत का खेल है। आदमी को आदत हो जाए जाती नहीं है, और आदत हो जाए ना तो जिस हरकत को आदमी दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है। मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर घरवाली ने एक दिया, कान के नीचे तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। आदत हो जाए आदमी की जाती है। पुलिस वाले जो दिन में वो रात में सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। ये माइक वाले यहाँ आते ही हेलो चेक लगते हैं ना, हेलो चेक। सोते सोते भी लगा हेलो चेक, हेलो चेक। उन्होंने एक दिया पीछे से, चेक ही करता रहेगा का प्रोग्राम भी शुरू करेगा। चलिए आप इतनी देर हंस लिए, मैं लास्ट में आपको एक व्यंग सुनाता हूँ, और अगर ये व्यंग आप तक पहुंच गया तो मैं समझूंगा इस धरती पर मैं धन्य हो गया। दोस्तों मैंने 62 देशों की यात्रा की है, 62 देशों। हाँ, लेकिन तुमने मुझे अग्रवाल साहब बुलाया नहीं यार, कोसी में आना मेरा बनता है। 62 देश के लोगों ने बुला लिया, तुम लोगों ने नहीं बुलाया मुझे। इस बात की गुस्सा तो मुझे है, खत्म और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये आदमी ये बैठा हुआ है,
कमलेश बसंत, आप सामान पूरी कमेटी, और मैं तो कह रहा हूं कि पूरी कोशिश इससे सामान मंगवाया करो। ये रुपए का सामान 4 आने में लिया था। ये चवन्नी खड़ी है आपके सामने, मैं सही कह रहा हूं? साहब आपको तो पता है ये सब बात है, लेकिन मुझे आना था यार, मेरा शहर है, मेरे इलाके का शहर है, मैं यहाँ पला हूँ, बड़ा हूँ, इन क्षेत्रों में घूमा हूँ, और मुझे नहीं बुला रहे मेरे लोग। तुम्हें नहीं बुलाते तो कौन हंसाता है इतना, बताओ? तो हंसाने के लिए बुलाया करो मुझे। नहीं, इन रेटों में नहीं आऊंगा, अभी तो मैं मार्केटिंग की जरूरत बना रहा हूँ अपनी, तो फिर तो पैकिंग में बिकेगा माल। क्या है, आजकल के लड़के बेचारे ठगे जा रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। सर एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। हाँ मैं बताता हूँ आपको, सही में अब क्या मोहब्बत रह गई है, क्या प्यार रह गया है। प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में होती थी दादाजी। हाय हाय हाय, लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल, फिर उसके घर फेंकने जाते थे। वर्मा जी के यहाँ फेंकी और शर्मा जी के यहाँ गिर गई, शाम को लठ चल गई। 4 स्तर पे कुटाई होती थी भाई साहब प्यार मोहब्बत करने पे। अब तो हंस हंस के बताते ही हैं बच्चे। 4 पहले स्तर अपना बाप कूटता था, दूसरा स्तर लड़की का बाप कूटता था, तीसरा स्तर दोनों मिलके कूटते थे, और चौथा स्तर जो नहीं मोहल्ले वाले जो लपंडरू जिनकी जुगाड़ नहीं बैठती थी, वो ज्यादा कूदते थे। ये होता था। अब क्या रह गया है, अब तो वो मोबाइल आ गए, कहीं दिखाई देता मामला, वो टीम गया, वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है, वो प्यार खत्म, कोई रोमांस है इसमें? वहां में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। आप सही बताओ दादाजी, आपने देखी थी? देख लो, मना कर रहा है। और अगर आप देख लेते, नहीं यही करते जो किया है। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली भी, वह पट्टे वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने दे गए, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़ी जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक सन्नाटा रहा, ना मैं बोला ना बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे धनट उठाने में, कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकला। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा सदन तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। मैंने 62 देशों की यात्रा की, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मेरी 2 प्रमाणित पुस्तकें, सिख योद्धा हरि सिंह नलवा पंजाब में टेक्स्ट में चलती है, आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। मेरी बात को रिसीव करना कि जितनी उत्तम
वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज। आप इतनी देर हंस लिए, मैं भैया थोड़ी देर और बैठ जा, थोड़ी देर, 1-2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। नहीं जा, नहीं मुझे पता। इनको आधार कार्ड में भैया, है भैया, आधार कार्ड में इनको, आधार कार्ड में इनको। आधार कार्ड की बात ना है, वहां को पड़ोसी जा रहा है। अब हमारे को जा रहा है, इतनी बड़ी रिस्क कौन है? मेरे सामने बैठना भी मुश्किल है और उठना भी मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, मस्ती इतनी हो गई। मैं आपको अगर आप चाहें तो एक कविता सुनाना चाहता हूँ। ताड़ी से पीछे पहले मैं एक व्यंग सुनाता हूँ आपको। भाई साहब, पहले मैं एक व्यंग सुनाता हूँ आपको। अभी तक मैं आपको रिश्वत दे रहा था, ये रिश्वत थी हंसने की, हिदायत की, आपके आनंद की। अब मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। मुझे धर्म भी, कविता का धर्म भी बनाना है। मेरे भाई ने, कमलेश ने कितना अच्छा गीत सुनाया, शानदार गीत था और आपने उतना ही बढ़िया तरीके से पढ़ा। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। हमारा गौरव को तो अब हमको और गौरव को साथ साथ देखते ही होंगे। हम पॉलिटिक्स वहाँ बहुत करते हैं, प्योर पॉलिटिक्स करते हैं। मैं मंच से कोई पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते, क्योंकि वहाँ प्योर पॉलिटिक्स करते हैं। आप सुनते ही होंगे कितना शानदार उन्होंने सुनाया। इसके बाद मौलवा, तो फिर हमारा विवेकानंद है, आधुनिक विवेकानंद है हमारा। और वास्तव में ये कर्म से भी विवेकानंद है, ये धर्म से भी विवेकानंद है और ये बुद्ध से भी विवेकानंद है। हमारे तुरंत जी, सुनहरी लाल तुरंत, ये तुरंत दे देते हैं। कितनी फाउंडेशन कितनी शानदार रखी और बेटी ने बहुत अच्छा सुनाया। ये हमारी सरस्वती का रूप है। मैं चाहता हूँ दोस्तों, पूरा सदन इन सब के लिए एक बार हाथ खड़े करके जोरदार तालियां करें। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए, व्यंग समझ के मुझे बताना। आपने सब प्रश्नों को समझा। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा भाई $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा यार एक मजदूर $5000 कमाता है और $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैंने कहा ये कौन सी, अब आई क्यों ऊंचा करके मुझे बताना, व्यंग सुनने वाले कहाँ पे हैं? मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। सैल्यूट कुर्सी, तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। दोस्तों, एक विषय छूटा रह गया है। कश्मीर की समस्या हमारी बहुत पुरानी है। अगर आपका मन हो तो मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं हर रस में लिखता हूँ, मैं गीत भी लिखता हूँ। 16 छंद हैं हमारे पिंगल की, मैं 16 छंद में लिखता हूँ। लेकिन चूंकि मेरा जो ओरा है, मेरा जो पहचान है वो हास्य की है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं एडिक्ट हूँ, मैं नशेबाज हूँ, मुझको नशा है। और मेरा नशा ये है कि मैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपके चेहरों पर हंसी देखना चाहता हूँ।
ये मेरा नशा है सर। तो मैं कश्मीर के बारे में कुछ पंक्तियां लिखना चाहता हूँ। मैंने बहुत पहले कहा था कि कश्मीर का समाधान जो मैं बता रहा हूँ यही है और कोई हो नहीं सकता। लेकिन राजनेता अपने तरीके से चलते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। कश्मीर समस्या नई नहीं है, बहुत पुरानी है। लोग कहते हैं 1947 में कश्मीर समस्या आई, नहीं। कश्मीर समस्या सदियों पुरानी है। मैं आपको बताता हूँ, इतिहास से पंक्ति उठा के बताता हूँ। जब कश्मीरी ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगा तो कश्मीरी ब्राह्मण अपनी समस्या लेकर के गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर, जानते हैं आप, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी, हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पिताश्री थे गुरु तेग बहादुर। उस समय गुरु गोविंद सिंह गोविंद राय होते थे और 8-9 साल के थे। वो अपनी समस्या लेकर के जब गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने उनकी समस्या सुनी। गुरुजी ने समस्या सुनी, उन्होंने कहा यार तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत अनाचार हो रहा है, आपकी समस्या विकट है और इस विकट समस्या को समाधान में किसी बड़े बलिदान की आवश्यकता है, किसी बड़े बलिदान की आवश्यकता है। 8-9 साल के गोविंद राय जी पास में खड़े थे। एक पंक्ति इतिहास से उठा करके आपके बीच में रखता हूं, एक हाथ खाली नहीं रहना चाहिए और इस पंक्ति से बड़ा कोई भी पंक्ति इतिहास में हो नहीं सकती। जब उन्होंने कहा कि बड़े बलिदान की आवश्यकता है तो गोविंद राय जी ने कहा पिताजी इनकी समस्या के लिए अगर किसी बड़े बलिदान की आवश्यकता है तो इस समय आपसे बड़ा बलिदान और किसका हो सकता है। बात है, वाह वाह।